बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक गांव था जो पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था। गांव वाले सीधे सादे और मेहनतकश लोग थे। जब नन्हे मुन्ने जैन ने अपनी अक्ल और चालाकी से गांव को डाकुओं और जालिमों के शर से बचाया था, तो पूरे गांव में खुशियां मनाई गई थीं। जैन तो था बहुत छोटा और कमज़ोर सा, मगर दिमाग उसका तेज था जैसे बिजली। कुछ महीने तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक रहा। लोग अपने कामकाज में लगे रहे, खेतों में हल चले, बागों में फल फूल आए। मगर अल्लाह मियाँ को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि गांव पर अजाब टूट पड़ा। किसी को खबर भी न लगी कि क्या माजरा है, मगर खेतों और बाखात में पानी आना यकायक रुक गया। जो नाले बरसों से चल रहे थे वो खुश्क हो गए। कुओं में पानी की सतह गिरती चली गई। आखिर में कुएं भी सूख गए। फसलें सूखने लगीं। लहलहाते खेत बिल्कुल पीले पड़ गए। आदमियों और जानवरों की हालत खराब हो गई। प्यास से सबका बुरा हाल था। बच्चे रोते, बूढ़े कराहते। जैन ने जब यह सब देखा तो उसकी तो जान ही सूख गई। रात रात भर जागता रहता, सोचता रहता कि अब क्या किया जाए, कैसे गांव वालों की मदद की जाए। उसका दिल बैठा जा रहा था यह सब देखकर। गांव के लोग सुबह शाम आसमान तकते रहते कि कोई बादल तो नजर आए, कोई बारिश तो हो, मगर हाय कुछ नहीं हुआ। पानी का नाम ओ निशान तक नहीं। लोग परेशान, जानवर निढाल। आखिरकार गांव के बूढ़े चौधरी नवाज ने एक मशवरा दिया। सुनो भाइयों, अब हमें पहाड़ की चोटी पर जो चश्मा है वहां जाना पड़ेगा। देखते हैं वहां क्या गड़बड़ है। वही चश्मा तो हमारे पूरे गांव को पानी देता है। शायद वहां जाकर पता चल जाए कि मसला क्या है। सब लोग तैयार हो गए। डंडे उठाए, लाठियां संभाली और निकल पड़े पहाड़ की तरफ। रास्ता कठिन था मगर मजबूरी थी। जब चश्मे के पास पहुंचे तो देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। मुसीबत की जड़ एक इतना बड़ा पत्थर ऊपर से लुढ़क कर आया था कि पूछो मत, जैसे पहाड़ ही उतर आया हो। उसने चश्मे का मुंह बिल्कुल बंद कर दिया था। पानी तो ऊपर ही रुक गया था, नीचे कैसे आता। गांव के जवान लड़कों ने हिम्मत की। चलो भाइयों, चढ़ते हैं ऊपर और इस पत्थर को हटाते हैं। मगर भाई, पहाड़ इतना ढलान था और चश्मा इतनी ऊंचाई पर कि कोई ऊपर चढ़ ही नहीं सका। एक एक करके सबने कोशिश की, हाथ पैर तुड़वा लिए, मगर कामयाबी नहीं मिली। हार कर सब वापस आ गए। अब तो लोगों को यकीन हो गया था कि बस अब तो खैर नहीं, तबाही आने वाली है। जैन भी यह सब कुछ देख रहा था। उसकी समझ में आ गया था कि इस बार का मसला बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है। लेकिन वो क्या कर सकता था? अभी तो वो खुद इतना छोटा था। दिन ब दिन हालात और ख़राब होते गए। कहत साली फैल गई। गांव वालों के पास जो थोड़ा बहुत आटा, चावल, दाल महफूज था, वो भी ख़त्म होने लगा। बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे। बूढ़ों की हड्डियां निकल आईं। इन मुश्किल हालात में जैन खामोश बैठा नहीं रह सकता था। उसने अपने बड़े भाइयों से कहा, बड़े भाई, हमजा भाई, बिलाल भाई, काशिफ भाई, हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। चलो सहरा और दूर की वादियों में चलते हैं। शायद कोई शिकार मिल जाए या खाने का कोई बंदोबस्त हो जाए। गांव वाले भूखे मर रहे हैं। भाइयों ने जैन की बात मान ली। ठीक है जैन, तू बहुत अक्लमंद है, चलो चलते हैं। सब अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और सहरा की तरफ चल पड़े। जैन भी अपने नन्हे से गधे मोती पर बैठकर उनके पीछे पीछे चल पड़ा। मोती भी कमजोर था मगर वफादार था। भाई अपने घोड़ों पर सरपट दौड़ते रहे और जैन अपने मोती के साथ उनके पीछे पीछे। हाय मोती, तू भी कितना थक गया है बेचारा। वो चलते रहे यहाँ तक कि सहरा की गहराइयों में जा पहुंचे। लेकिन दूर दूर तक न कोई शिकार नजर आया, न पानी का निशान, न खाने का कोई इंतजाम। सिर्फ रेत ही रेत। धूप की तपिश में सबका बुरा हाल। इतने में उन्हें दूर से एक बहुत बड़ा दरख्त नजर आया। उसकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई थीं और उसका साया बहुत घना था। हमजा भाई ने कहा, लो भाइयों, चलो इस दरख्त के नीचे थोड़ी देर दम मार लेते हैं, बहुत थक गए हैं। वो सब इस दरख्त की तरफ बढ़े और जाकर उसकी ठंडी छांव में बैठ गए। घोड़े और गधा भी साए में आ गए। सब थके हारे थे। हाय, कितना सफर कर लिया हमने, बिलाल भाई ने कहा। हाँ भाई, मगर कुछ मिला? न खाना न पानी, काशिफ बोला। इस बंजर सहारा में खाना तलाश करते करते सबका बुरा हाल था। थकन से सबकी हड्डियां टूट रही थीं। जैन भी अपने मोती को सहला रहा था। बेचारे, तू भी कितना थक गया है। अचानक दूर से एक भेड़िया नजर आया। लेकिन यह कोई आम भेड़िया नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा और खौफनाक दरिंदा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं,
दांत तेज और जिस्म पहाड़ जैसा। इतना बड़ा भेड़िया उन्होंने कभी नहीं देखा था। अरे भाइयों, देखो देखो, वो वो क्या आ रहा है, हमजा ने चीख कर कहा। भेड़िया तेजी से उनकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। उसके पांव की आवाज सहरा में गूंज रही थी। भाइयों की तो जान निकल गई, ये तो हम सबको खा जाएगा, भागो भागो। सबने फौरन फैसला किया कि दरख्त पर चढ़ जाते हैं। एक एक करके सब शाखों पर चढ़ने लगे। हमजा, बिलाल, काशिफ सब ऊपर चढ़ गए, लेकिन घोड़ों और मोती को नीचे छोड़ दिया। बेचारे जानवर अब इस खूंखार भेड़िए के सामने अकेले थे। जैन का दिल बैठ गया। उसका वफादार मोती, जिसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। जब उसके अब्बा जान ने यह गधा खरीद कर दिया था, उस दिन से आज तक मोती हमेशा जैन के साथ रहा था। गर्मी हो या सर्दी, खुशी हो या गम, मोती हमेशा साथ था। नहीं, मैं मोती को यूं ही नहीं छोड़ सकता, जैन ने सोचा। भेड़िया करीब आता गया। उसकी सांसें तेज थीं, मुंह से राल टपक रही थी। उसने देखा कि सब इंसान तो दरख्त पर चढ़ गए हैं, अब नीचे सिर्फ घोड़े और एक छोटा सा गधा है। भेड़िए ने अपने दांत निकाले और गुर्राया। वो सीधा मोती की तरफ बढ़ा, क्योंकि मोती सबसे छोटा था और उसे खाना आसान था। भाई ऊपर से देख रहे थे। या अल्लाह, ये तो सबको खा जाएगा, हमजा ने कहा। खैर, जानवर हैं, जान तो बच गई अपनी, बिलाल बोला। लेकिन जैन ऊपर दरख्त पर बैठा अपने दिल की धड़कन सुन रहा था। उसका मोती, उसका सच्चा दोस्त। वो देख रहा था कि भेड़िया मोती के करीब होता जा रहा है। नहीं, मैं अपने दोस्त को यूं ही नहीं मरने दूंगा, जैन ने फैसला कर लिया। अचानक जैन ने अपना छोटा सा खंजर निकाला। यह खंजर उसके अब्बा जान ने उसे दिया था। छोटा था मगर तेज था। जैन, नहीं, पागल हो गया है क्या, हमजा भाई ने चीख कर कहा। लेकिन जैन ने किसी की नहीं सुनी और फिर छलांग लगा दी, सीधा दरख्त से भेड़िए की पीठ पर। जैन चीखता हुआ भेड़िए की पीठ पर जा गिरा। भेड़िया चौंका। यह क्या हुआ? जैन ने भेड़िए के बालों को मजबूती से पकड़ लिया और अपने खंजर से वार करने लगा। ले ले, मेरे मोती को छोड़ दे। लेकिन खंजर छोटा था और भेड़िया बहुत बड़ा। वार कमजोर थे और भेड़िए की मोटी खाल पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था। भेड़िया गुस्से में आ गया। वो उछलने कूदने लगा ताकि जैन को अपनी पीठ से गिरा दे, लेकिन जैन ने बालों को ऐसा पकड़ा था कि छूट ही नहीं रहा था। गिर जा कहीं का, भेड़िया सोच रहा था। आखिरकार भेड़िए ने बहुत जोर से छलांग लगाई, बहुत ऊंची, और फट, जैन की गिरफ्त छूट गई। वो जमीन पर जा गिरा। ओह, जैन को बहुत चोट लगी। अब भेड़िए ने मोती की तरफ देखना छोड़ दिया। अब उसका निशाना जैन था, जमीन पर पड़ा हुआ बेबस, आसान शिकार। भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता जैन की तरफ बढ़ने लगा। एक कदम, दो कदम। उसने अपने दांत निकाले, सुर्ख आंखें, खौफनाक चेहरा। बड़े भाई बचाओ, मुझे बचाओ, जैन ने ऊपर देखकर पुकारा। लेकिन भाई ऊपर से सिर्फ देख रहे थे। इसने अपनी मौत खुद बुलाई है, बिलाल ने कहा। हाँ, यही होता है बहादुरी दिखाने का नतीजा, काशिफ बोला। लेकिन तब मोती ने वो किया जो सच्चे दोस्त करते हैं। मोती खामोशी से भेड़िए के पीछे गया और फिर उसने भेड़िए की दुम अपने दांतों में पकड़ ली और जोर से काटा। आऊं! भेड़िया दर्द से चीख उठा। इतना दर्दनाक काटा था कि भेड़िए की चीख पूरे सहरा में गूंज गई। भेड़िया गुस्से से पागल हो गया। उसने मोती की गिरफ्त से छुटकारा पाया और अब दोनों पर हमला करने लगा। जैन और मोती दोनों को अब यकीन हो गया था कि बस अब तो खैर नहीं, ये दरिंदा दोनों को खा जाएगा। जैन ने मोती को देखा, मोती ने जैन को देखा। अलविदा मेरे दोस्त, जैन ने सोचा। लेकिन अचानक एक आवाज गूंजी, ऐसी आवाज जो उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। यह आवाज ऊपर से आ रही थी, बहुत बुलंद, जैसे आसमान फट गया हो। जैन ने ऊपर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आसमान में एक बहुत बड़ा परिंदा मंडला रहा था, इतना बड़ा कि उसके परों का साया पूरे सहारा पर पड़ रहा था। या अल्लाह, ये क्या है? जैन की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। पहले तो जैन को लगा कि अब तो मुसीबत और बढ़ गई। भेड़िया अलग, अब ये बड़ा परिंदा अलग। लेकिन फिर उसे समझ आ गया, वो अजीम उशान सी मुर्गा जिसकी कहानियां बूढ़े लोग सुनाते थे। और फिर अचानक सी मुर्गा तेजी से नीचे आया। उसने अपने बड़े बड़े पंजे फैलाए, भेड़िए को अपने पंजों में जकड़ लिया। भेड़िया चीखा। सी मुर्गा ने भेड़िए को उठाया और उड़ता हुआ आसमान में बुलंद होता गया।
इतना ऊंचा कि वो बादलों में गायब हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैन वहीं जमीन पर लेटा रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो गया। अभी तो मौत सामने खड़ी थी और अब मैं जिंदा हूं। वाकई? जैन ने अपने आप को छुआ। हाँ, जिंदा हूं। मोती ने आकर जैन को चाटा, जैसे कह रहा हो, हाँ दोस्त, हम जिंदा हैं। मोती, ए मेरे वफादार दोस्त। जैन ने मोती को गले लगा लिया। ऊपर दरख्त से भाई नीचे उतरने लगे। एक एक करके सब उतर आए। उनके चेहरे शर्म से झुके हुए थे। हमजा भाई आगे बढ़ा। जैन, माफ कर दे हमें, हम बहुत बुरे भाई हैं। हाँ जैन, तूने हमारी बेइज्जती कर दी, बिलाल ने मजाक करते हुए कहा। हम तो डर गए थे और तू अकेला लड़ गया। सच में जैन, तू बहुत बहादुर है, हमसे ज्यादा बहादुर, काशिफ ने कहा। जैन मुस्कुरा दिया। बस भाई, जो हुआ सो हुआ, अब चलें। अभी तो हमें खाना ढूंढना है और गांव के लिए पानी का भी कोई हल निकालना है। सबने अपने घोड़े और गधा संभाला और आगे बढ़ चले। रास्ता लंबा था, सहरा वसी था, लेकिन उम्मीद अभी मरी नहीं थी। चलते चलते वो एक वीरान वादी में पहुंच गए। इस वादी के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। ऐसा लगता था जैसे बरसों से यहां कोई नहीं आया। कितनी खामोश जगह है, हमजा ने कहा। हाँ, जरा खौफनाक भी, बिलाल बोला। अचानक दूर से कुछ चमका। सूरज की रोशनी में कोई चीज चमक रही थी। वो देखो, वो क्या है? काशिफ ने उंगली से इशारा किया। सब करीब गए। पत्थरों के दरमियान एक बहुत बड़ा घोंसला था और इस घोंसले में एक अंडा। लेकिन कैसा अंडा? इतना बड़ा कि उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था, जैसे किसी ने बड़ा सा घड़ा रख दिया हो। अल्लाह अकबर, यह कितना बड़ा अंडा है। हमजा की आंखें चमक उठीं। भाइयों, यह अंडा तो पूरे गांव को कई दिन तक खिला सकता है। बिलाल खुशी से उछल पड़ा। हाँ चलो, जल्दी से गांव जाते हैं और एक बड़ी गाड़ी ले आते हैं इसे उठाने के लिए, काशिफ बोला। लेकिन जैन ने बुलंद आवाज में कहा, रुको रुको भाइयों। सब ने जैन की तरफ देखा। यह कोई आम परिंदे का अंडा नहीं है, जैन ने संजीदगी से कहा। यह उसी सी मुर्गा का अंडा है जिसने अभी हमारी जान बचाई है। तो? हमजा ने कहा। तो यह कि अगर हमने यह अंडा ले लिया तो सिमुर्गा हमें कभी नहीं बख्शेगा, वो हमें ढूंढ ढूंढ कर मार डालेगा, जैन ने समझाया। अरे जैन, तू डरपोक हो गया है क्या? बिलाल ने हंसकर कहा। हाँ, गांव के लोग भूख से मर रहे हैं, हमें यह अंडा ले जाना होगा, हमजा ने फैसला सुनाया। लेकिन भाई जैन ने रोकना चाहा। बस करो जैन, तुम यहीं रुको, अगर डर लगता है हम गांव जाकर गाड़ी ले आते हैं, काशिफ ने कहा। और तीनों भाई अपने घोड़ों पर सवार होकर वापस गांव की तरफ चल पड़े। जैन अकेला वहीं अंडे के पास रह गया। मोती भी उसके साथ था। मोती, मुझे बड़ी फक्र है, जैन ने कहा। यह गलत है, बहुत गलत। वो वहीं बैठा इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद उसे आसमान से आवाज आई। फट फट फट, बड़े परों की आवाज। सीमुर्गा आ रहा है। जैन फौरन एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। मोती भी उसके साथ छुप गया। सीमुर्गा नीचे उतरा। उसने अपने अंडे को देखा, उसके गिर्द घूमा, जैसे चेक कर रहा हो कि सब ठीक है। फिर मुतमिन होकर दोबारा उड़ गया। शुक्र है अभी तक अंडा सलामत है, लेकिन जब भाई आएंगे तो। जैन की फिक्र बढ़ती गई। कुछ घंटे बाद घोड़ों की आवाज आई। भाई आ गए थे और उनके साथ एक बड़ी लकड़ी की गाड़ी थी जिसे घोड़े खींच रहे थे। जैन ने फिर कोशिश की। भाइयों, ये अंडा मत ले जाओ, सीमुर्गा गुस्से में आ जाएगा। लेकिन हमजा ने हंसकर कहा और बिलाल ने जैन को धक्का देकर एक तरफ कर दिया। चुप करो, हम यह अंडा ले जाएंगे और सीमुर्गा को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जैन की सुनने को कोई तैयार नहीं था। तीनों भाइयों ने मिलकर वो बड़ा अंडा लुढ़काया। बहुत मुश्किल से, वो इतना भारी था। फिर उन्होंने उसे गाड़ी पर रख दिया और घास से ढांप दिया। चलो वापस गांव, हमजा ने हुक्म दिया। जब वो गांव पहुंचे तो लोगों ने शोर मचा दिया। देखो देखो क्या लाए हैं, इतना बड़ा अंडा, वाह वाह, अब तो हम दावत करेंगे, कई दिनों का खाना हो गया। लोग खुशी से झूम रहे थे। किसी ने लकड़ियां इकट्ठी की, किसी ने आग जलाई। सब तैयारी करने लगे कि इस अंडे को पकाकर खाएंगे। लेकिन जैन दूर खड़ा था। उसकी निगाहें आसमान पर थीं, फिक्रमंद, परेशान। ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं, वो बड़बड़ाया। और फिर अचानक आसमान में एक साया नुमायां हुआ। बड़ा, बहुत बड़ा साया। अल्लाह अकबर, सीमुर्गा, किसी ने चीख कर कहा।
सी मुर्गा आसमान से तेजी से नीचे आ रहा था। उसकी आंखों में आग थी, गुस्से की आग। उसके अंडे को किसी ने चुरा लिया था। लोग भागने लगे इधर उधर, कोई घर में, कोई दरख्त के पीछे। चीखें, शोर, भागो बचाओ, सी मुर्गा आ गया। सी मुर्गा नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। तभी गांव के तीर अंदाज रुस्तम खान ने अपनी कमान उठाई। वो गांव का सबसे बेहतरीन तीर अंदाज था। उसने तीर को कमान में रखा, निशाना बांधा और तीर हवा में कटता हुआ गया और सीधा सी मुर्गा की टांग में लग गया। कांव! सी मुर्गा ने दर्द से चीख मारी। ऐसी चीखा कि पूरे गांव में गूंज गई। पहाड़ों से टकराकर वापस आई। बच्चे रोने लगे, जानवर भागने लगे। सी मुर्गा को पीछे हटना पड़ा। दर्द बहुत था। वो उड़ता हुआ वापस चला गया, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में इंतकाम की आग थी। उसकी चीखें कह रही थीं, मैं वापस आऊंगा, मैं बदला लूंगा। गांव वाले खुश हो गए। वाह, भगा दिया उसे। अब आएगा, नहीं आएगा, चलो अंडा पकाते हैं। लेकिन जैन आगे बढ़ा। उसका चेहरा संजीदा था। सुनिए गांव वालों, सुनिए मेरे भाइयों, जैन ने बुलंद आवाज में कहा। सब खामोश हो गए। मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कह रहा हूं, सी मुर्गा हमें नहीं छोड़ेगा। वो वापस आएगा और इस बार वो पूरे गांव को तबाह कर देगा। जैन ने समझाया। तो क्या करें? अंडा वापस कर दें, हम तो भूख से मर रहे हैं। एक बूढ़ा बोला। हाँ, अंडा वापस करना होगा, जैन ने कहा, वरना सी मुर्गा के गजब से हम सब मर जाएंगे। जैन की दलील पर गांव वालों में बहस शुरू हो गई। नहीं, हम अंडा नहीं देंगे। हाँ, इतनी मुश्किल से तो लाए हैं, बच्चे भूखे हैं। चौधरी नवाज ने हाथ उठाकर सबको खामोश किया। जरा सुनो तो, जैन की बात में दम है। लेकिन चौधरी साहब, किसी ने कहा। जैन ने फिर कहा, देखो भाइयों, इस अंडे का क्या फायदा अगर हम सब सी मुर्गा के पंजों तले मर गए। खाना खाने के लिए तो जिंदा रहना भी जरूरी है ना। लोग सोचने लगे। जैन ठीक कह रहा था। और सुनो, पानी का मसला अभी भी हल नहीं हुआ। अगर हम सी मुर्गा से दुश्मनी कर लें तो वो हमारी मदद कैसे करेगा? जैन ने अपना नुक्ता मुकम्मल किया। सी मुर्गा हमारी मदद करेगा कैसे? हमजा भाई ने पूछा। मुझे एक ख्याल आ रहा है, लेकिन पहले हमें अंडा वापस करना होगा और सी मुर्गा का एतमाद जीतना होगा, जैन ने कहा। आखिरकार सब मान गए। ठीक है, अंडा वापस करते हैं। लेकिन फिर एक मसला आया। बूढ़े करीम काका ने कहा, मगर कौन पागल है जो यह अंडा वापस ले जाएगा? सी मुर्गा अपने घोंसले के पास किसी को भी देखेगा तो उसे मार डालेगा। सब खामोश हो गए, कोई आगे नहीं आया। मैं नहीं जाऊंगा, एक ने कहा। मैं भी नहीं, मुझे अपनी जान प्यारी है, दूसरा बोला। हमजा, बिलाल, काशिफ, तीनों भाई भी चुप थे। तभी जैन आगे बढ़ा। मैं जाऊंगा, जैन ने पुरसुकून लहजे में कहा। सबके मुंह खुल गए। जैन, तू पागल हो गया है? हमजा भाई ने कहा। नहीं भाई, मैं ठीक हूं। तुम सबने जो गलती की है उसे मैं ठीक करूंगा, जैन ने जवाब दिया। लेकिन जैन, बिलाल की आवाज कांप रही थी। मुझे जाने दो भाई, ये मेरी जिम्मेदारी है। जैन मुस्कुराया। कुछ मजबूत आदमियों ने मिलकर अंडे को लकड़ी की गाड़ी पर रखा। मोती को गाड़ी से बांधा गया। वफादार मोती, जो हमेशा जैन के साथ रहता था। चलो मोती, एक और मुहिम। जैन ने मोती को प्यार से थपथपाया। गांव वाले सब दुआएं दे रहे थे। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे जैन, सलामती से वापस आना बेटा। जैन और मोती निकल पड़े, अकेले सहरा की तरफ, वादी की तरफ, जहां सी मुर्गा का घोंसला था। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी, लेकिन जैन और मोती चलते रहे। जब वो तंग रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक स स स एक खौफनाक आवाज। जैन ने देखा, सामने एक बहुत बड़ा सांप था। सहराई सांप, इतना मोटा कि जैसे दरख्त का तना हो और इतना लंबा कि पूरी गाड़ी से भी बड़ा। सांप की निगाह अंडे पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। वाह, कितना बड़ा अंडा, कितने दिन का खाना। सांप अंडे की तरफ बढ़ने लगा। रुको, जैन ने अपना छोटा खंजर निकाल लिया और सांप के सामने खड़ा हो गया। सांप ने हंसकर कहा, तू इतना छोटा सा, हट जा रास्ते से। नहीं, यह अंडा मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे सी मुर्गा तक पहुंचाऊंगा। जैन बहादुरी से बोला। तो मर जाएगा। सांप ने हमला कर दिया। जैन ने बचने की कोशिश की, खंजर से वार किया, लेकिन सांप बहुत बड़ा था, बहुत ताकतवर। सांप ने अपना मुंह खोला। बड़े बड़े जहरीले दांत, वो जैन को निगलने वाला था। लेकिन उसी वक्त आसमान में एक साया, सी मुर्गा गांव की तरफ जा रहा था, अपना अंडा वापस लेने के लिए।
लेकिन जब उसने नीचे देखा तो हैरान रह गया। एक छोटा सा लड़का उसके अंडे की हिफाजत कर रहा था, एक खतरनाक सांप के खिलाफ अपनी जान की परवाह की। यह तो वही छोटा बच्चा है जो अपने गधे को बचाने के लिए भेड़िए से लड़ा था, सीमुर्गन ने सोचा। सीमुर्गा तेजी से नीचे आया। शो, उसने अपने तेज पंजे सांप की पीठ में गाड़ दी। तुम मेरे अंडे को हाथ लगाते हो? सांप चीखा। आ आ आ सीमुर्गा ने सांप को उठाया, ऊंचा ले गया और फिर नीचे जमीन पर पटक दिया। सांप खत्म। फिर सीमुर्गा अपने अंडे के पास आया। उसने जैन की तरफ देखा, लेकिन सीमुर्गा की आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक नरमी थी, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। जैन भी सीमुर्गा को देखने लगा और तब उसने देखा सीमुर्गा की टांग में वो तीर अभी तक गड़ा हुआ था, खून निकल रहा था। दर्द हो रहा होगा। जैन का दिल पसीज गया। बेचारा, जैन ने सोचा। आहिस्ता आहिस्ता, बहुत एहतियात से जैन सीमुर्गा के करीब गया। सीमुर्ग ने कुछ नहीं किया, सिर्फ देखता रहा। जैन ने हाथ बढ़ाया और नरमी से तीर को पकड़ा। जरा तकलीफ होगी, जैन ने कहा और फिर तीर निकाल लिया। सीमुर्ग ने थोड़ा सा दर्द महसूस किया, लेकिन फिर उसे राहत मिली। तीर निकल चुका था, दर्द कम हो गया था। सीमुर्ग ने जैन की तरफ देखा। उसकी आंखों में शुक्रिया था, मोहब्बत थी। इस छोटे से लड़के ने न सिर्फ उसका अंडा वापस किया, बल्कि उसकी तकलीफ भी दूर की। यह मेरा सच्चा दोस्त है, सीमुर्ग ने दिल में सोचा। फिर सीमुर्ग ने बड़ी मोहब्बत से अपना अंडा उठाया, इतनी नरमी से जैसे कोई माँ अपने बच्चे को उठाती है, और उड़ता हुआ अपने घोंसले की तरफ चला गया। जैन ने राहत की सांस ली। शुक्र है, मिशन कामयाब रहा। मोती ने भी खुशी से छलांग लगाई, लेकिन फिर जैन के चेहरे पर उदासी छा गई। वो पत्थर पर बैठ गया और सोचने लगा, हाँ, सीमुर्गा तो खुश हो गया, मगर मेरे गांव वालों का क्या होगा? जैन ने सोचा, लोग अभी भी भूखे हैं, पानी अभी भी नहीं है, चश्मा अभी भी बंद है। उसकी आंखें नम हो गईं। मैंने सीमुर्गा को तो बचा लिया, मगर अपने लोगों को कैसे बचाऊं? ऊपर आसमान में सीमुर्गा अपने घोंसले की तरफ जा रहा था। उसने अपने अंडे को महफूज रखा और फिर उड़ता हुआ नीचे आया। उसे भूख लगी थी और वो सांप को खाने के लिए वापस आ रहा था, लेकिन जब सीमुर्गा ने नीचे देखा तो उसने जैन को उदास बैठे देखा। सीमुर्गा समझदार था। उसके दिल में अपने छोटे दोस्त के लिए मोहब्बत थी। मेरा दोस्त परेशान है, शायद उसे मेरी मदद की जरूरत है। सीमुर्गा नीचे उतरा, जैन के सामने आकर खड़ा हो गया। अब क्या? जैन ने सर उठाया। सीमुर्गा, तुम वापस आ गए? सीमुर्ग ने अपनी गर्दन झुकाई और अपने पर फैला दिए, जैसे कह रहा हो, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। जैन की आंखें चमक उठीं। क्या वाकई? और फिर उसके दिमाग में एक शानदार ख्याल आया। हाँ, यही तो हल है। जैन ने जल्दी से अपने थैले से एक मजबूत रस्सी निकाली। यह वही रस्सी थी जो वो हमेशा साथ रखता था। सीमुर्गा भाई, जरा सब्र करो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, जैन ने नरमी से कहा। उसने बड़ी एहतियात से रस्सी को सीमुर्ग की गर्दन के गिर्द बांधा, ढीला ढीला, ताकि तकलीफ न हो। यह रस्सी रास्ता दिखाने के लिए थी। फिर जैन सीमुर्ग की पीठ पर चढ़ गया। चलो मोती, तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं जल्द वापस आता हूं। और फिर सीमुर्ग ने पर फड़फड़ाए और उड़ गया। वाह, कितना अच्छा! जैन ने नीचे देखा, जमीन बहुत दूर थी। जैन ने रस्सी से इशारा किया गांव की तरफ। सीमुर्गा समझ गया। उसने अपने पर मोड़े और गांव की सिमत मुड़ गया। जब लोगों ने आसमान में सीमुर्गा को देखा तो सब डर गए। भागो! सीमुर्गा फिर आ गया, छुपो कहीं। लेकिन फिर किसी ने चीख कर कहा, रुको, देखो सीमुर्गा की पीठ पर कौन है? वो तो जैन है। अल्लाह अकबर, जैन सीमुर्गा की सवारी कर रहा है। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। कल जो सीमुर्गा उन्हें मारने आया था, आज उसी की पीठ पर जैन बैठा था। सीमुर्गा गांव के बीचों बीच उतरा। जैन उसकी पीठ से कूदकर नीचे आया। गांव वालों, डरो मत, जैन ने बुलंद आवाज में कहा। सीमुर्गा अब हमारा दुश्मन नहीं, हमारा दोस्त है। लोग हैरत से देख रहे थे। अब जल्दी से अपनी सबसे मजबूत रस्सियां ले आओ और मेरे साथ चलो, जैन ने हुक्म दिया। लोग दौड़े दौड़े गए और मोटी मोटी रस्सियां ले आए। भाइयों, हमजा भाई, बिलाल भाई, काशिफ भाई, सब तैयार हो जाओ, जैन बोला। जैन फिर सीमुर्गा की पीठ पर चढ़ गया।
इस बार कुछ और लोग भी रस्सियां लेकर साथ आए। सिमुर्गा उड़ा सीधा पहाड़ की चोटी की तरफ, वहां जहां चश्मा था। जब वो पहुंचे तो सिमुर्गा उस बड़े पत्थर के पास उतर गया जो चश्मे को रोके हुए था। जैन ने रस्सियां उस पत्थर के गिर्द लपेटी मजबूती से। फिर रस्सियों का दूसरा सिरा सिमुर्गा ने पहाड़ के नीचे फेंक दिया, जहां गांव वाले इंतजार कर रहे थे। भाइयों, जैन ने ऊपर से चीख कर कहा, अब पूरी ताकत से खींचो। नीचे हमजा, बिलाल, काशिफ और दूसरे मजबूत आदमी रस्सियां पकड़कर खींचने लगे। सब मिलकर जोर लगा रहे थे और ऊपर सिमुर्ग ने अपना मजबूत सर पत्थर पर लगाया और धक्का देना शुरू किया। पहले तो पत्थर हिला भी नहीं। और जोर, जैन चीखा। नीचे लोगों ने पूरी ताकत लगा दी। ऊपर सिमुर्गा ने जोर से धक्का दिया और फिर कड़क, पत्थर हिल गया। हो गया, जैन खुशी से चीखा। पत्थर लुढ़कता हुआ एक तरफ हट गया और फिर पानी का तेज बहाव जैसे आबशार टूट पड़ा हो। पानी पहाड़ से नीचे बहने लगा, नालों में, नहरों में, खेतों की तरफ, बागों की तरफ। खुशी का जश्न। पानी आ गया। नीचे लोग चीखने लगे, अल्लाह का शुक्र, पानी वापस आ गया। बच्चे खुशी से नाचने लगे, औरतें दुआएं देने लगीं, मर्द एक दूसरे को गले लगाने लगे। सूखी जमीन पानी पी रही थी, प्यासे पौधे जिंदा हो रहे थे, जानवर पानी पी रहे थे। जब जैन गांव में पहुंचा तो सब ने उसे कंधों पर उठा लिया। जैन जिंदाबाद, हमारा हीरो जिंदाबाद। जैन ने गांव बचा लिया। चौधरी नवाज आगे आए। जैन बेटा, तुमने आज साबित कर दिया कि ताकत जिस्म में नहीं दिमाग में होती है। तुम्हारी होशियारी, बहादुरी और मेहरबानी ने हमारा गांव बचाया। हमजा भाई ने शर्मिंदगी से कहा, जैन माफ करना, हमने तेरी बात नहीं मानी थी। कोई बात नहीं भाई, जैन मुस्कुराया। सबक। उस दिन जैन ने सबको एक बड़ा सबक सिखाया। अक्ल ताकत से बड़ी है और जानवरों के साथ मेहरबानी से पेश आओ तो वो तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं।